अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लोरोफेनिकोल करें, दिस इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। अगर बहुत ज़्यादा हाई डोजेज़ पे देंगे तो बैक्टीरियोसिडिल हो सकती है। अब ये क्या है कि इसके असल में ना इस ड्रग के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा की निस्बत, बल्कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत सवेयर है। आई शुड से लाइक दिस कि इसके सवेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसलिए इस ड्रग को हम नॉर्मली प्रेफर नहीं करते। दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। ये तब है कि अगर कोई बहुत ही थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई है और कहीं से ट्रीट नहीं हो रही, वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, तब हम इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफेनिकोल बेसिकली क्या है? इट बाइंड्स रिवर्सिबली टू 50s राइबोसोमल सबयूनिट। ठीक है, इसने 50s पहले तो मैंने आपको ये बता दिया इसके बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होगा कि राइबोसोमल सबयूनिट दो होते हैं, 50 और 30s। तो ये जाके 50s पे बाइंड करेगी। 50s पे बाइंड करने के बाद ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। जब ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारी क्या है, वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ये अगर आपको इसकी डिटेल्स पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज और वो सब नहीं समझ आ रही, तो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की पूरी वीडियो अगर आप वो देख लेंगे तो जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं ना, सबका मैंने उसी एक वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे क्या बात हो रही है, आगे लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा बीच में बात ये लिखती है कि राइबोसोमल 50s पे जाके बाइंड करता है, बैक्टीरिया के राइबोसोम पे बाइंड करता है ना। अब जो हमारे अपने यूकेरियोटिक सेल हैं वो तो बैक्टीरिया के राइबोसोम से डिफरेंट होते हैं, यानी उसके अंदर 80s होता है, लेकिन ये हमारा सेल है, इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 80s का होगा। तो क्लोरोफेनिकोल उस पर तो बाइंड नहीं करेगी, लेकिन इस सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो सेम राइबोसोम होता है बैक्टीरिया वाला, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो ड्रग्स हैं, जो राइबोसोम बैक्टीरिया के राइबोसोम से बाइंड करती हैं, वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है कि बेसिकली साइड इफ़ेक्ट होते ही इसलिए हैं क्योंकि ये मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट कर सकती हैं, एटीपी सिंथेसिस इनहिबिट हो सकती है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और स्पेशली इसका बोन मैरो पे इफेक्ट होता है, ये प्लास्टिक एनीमिया ये कोज कर सकती है। तो इसको तो बल्कि यूएस में उन्होंने रिमूव भी कर दिया। तो अभी तक हमने क्या किया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बाइंड करेगी 50s राइबोसोमल सबयूनिट पे, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करेगी और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगी। फिर एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के अंदर आपने 5-6 नाम याद रखने हैं। सबसे पहले ये वाले देखिए जो यहाँ लिखे हैं, और फिर जो ऐड है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। सबसे पहले क्या है, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, स्पायरोकिट्स एंड एनरोब्स। क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, स्पायरोकिट्स, एनारोब्स। इसके अलावा हीमोफिलस, नसीरिया और सैल्मोनेला टाइफी, इस तरह के ग्राम नेगेटिव रोड्स भी इसके अंदर हम आ जाते हैं, इसके अंदर ट्रीट कर देते हैं। लेकिन मेन क्या है, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, स्पायरोकिट्स, एनारोब्स और सैल्मोनेला टाइफी भी इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, ये मोस्टली बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, लेकिन हाई डोजेज पे बैक्टीरियोसिडल हो सकती है। अब रेजिस्टेंस इसकी डेवलप होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो क्लोरोफेनिकोल को ब्रेक डाउन कर देंगे और इसके अलावा ड्रग को पेनिट्रेट नहीं करने देंगे, उधर बाइंड नहीं करने देंगे, राइबोसोम पे बाइंड नहीं कर देंगे। ये सब चीज़ें ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब हम करने लगे हैं, जिस पर हम टाइम लगाएंगे। वो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि क्लोरोफेनिकोल आईवी देंगे, ठीक है, सीएसएफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हर जगह। पहले हमने एब्जॉर्प्शन की बात की, तो एब्जॉर्ब हम आईवी देंगे, ऑरली इतनी नहीं दी जाती। अब पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फिर उसके बाद थेराप्यूटिक लेवल सीएसएफ में भी इसके पहुंच सकते हैं। ये ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रीट हो जाती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को हम कहते हैं कि आप ना ये ड्रग लें। फिर उसके अलावा जितने भी टिश्यूज़ है उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी, प्लेसेंटा भी क्लोज कर जाएगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स में मेटाबॉलिज्म आता है। अब ये जो ड्रग है एक्सक्रीट होने से पहले लिवर में मेटाबोलाइज होती है। लिवर में जो मेटाबोलाइज होती है वो ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, वो उसको मेटाबोलाइज करता है और वो क्या बना देता है, ग्लूकोरोनाइड। ठीक है, क्लोरमफेनिकोल का एक मेटाबोलाइट बनता है, क्लोरमफेनिकोल ग्लूकोरोनाइड। ये इनएक्टिव फॉर्म होती है क्लोरमफेनिकोल की और फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है। अब लेट्स से किसी बंदे के लिवर के अंदर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो ये इनएक्टिव तो नहीं होगी ना क्लोरमफेनिकोल, तो उसके अंदर क्लोरमफेनिकोल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, एक्सक्रीट भी नहीं होगी, तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है। अब किसके अंदर ग्लूकोरोनाइड, जो ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज है, उसकी डेफिशिएंसी किस में हो सकती है, नंबर 1 जिसको हेपेटिक सिरोसिस है, जिसके लिवर का मसला है, जिसका लिवर ही ठीक नहीं है, तो उसके अंदर ये ड्रग अक्यूमुलेट कर जाएगी। फिर बच्चों के अंदर नियोनेट्स जो होते हैं उनके अंदर ये लिवर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, तो ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर ये ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यही आगे उसमें बात लिख दी है कि इसकी जो डोज रिडक्शन है वो नेसेसरी है लिवर सिरोसिस और डिसफंक्शन वाले पेशेंट्स के अंदर। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि जब वो इनएक्टिव ही नहीं हो रही तो वो एक्यूमुलेट होती जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डैमेज कोज करेगी। अब डैमेज कोज करती क्या है, तो इसका आपने दो तरीके से याद रखना है। पहले तो एडल्ट्स में और बच्चों के अंदर।
एडल्ट्स में क्या डैमेज कॉज करेगी, अनीमिया कराएगी, ठीक है। अनीमिया एडल्ट्स में क्या कराना है, ए फॉर एडल्ट्स, ए फॉर अनीमिया। अनीमिया किस तरह से कराएगी कि सबसे पहले तो अगर इसने ए प्लास्टिक अनीमिया कराना है, मैंने आपको पहले बताया ना कि बोन मैरो को डिप्रेस कर सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को डैमेज करती है, तो बोन मैरो डिप्रेस हो जाती है, तो इसलिए ये ए प्लास्टिक अनीमिया कोज करा सकती है। ए प्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, ए प्लास्टिक अनीमिया का मतलब होता है कि पूरा का पूरा बोन मैरो ही डिप्रेस हो गया है, कि सारे जो ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, WBC, RBC, सब कुछ कम बन रहा है, तो ये प्लास्टिक अनीमिया होता है। इसके अलावा इंसान के अंदर पहले से G6PD की डेफिशिएंसी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, तो उसके अंदर ये हीमोलिटिक एनीमिया भी करा सकती है, वो भी डोज डिपेंडेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या, एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, और अगर G6PD की डेफिशिएंसी है तो हीमोलिटिक एनीमिया, ये एडल्ट्स में होता है। नियोनेट्स के अंदर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि उनके अंदर लो कैपेसिटी होती है इसको मतलब ग्लूकोरोनाइड ट्रांसफरेज की एक्टिविटी की, तो ये ग्लूकोरोनाइड नहीं बनेगा, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग नहीं बनेगी, तो ड्रग क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो नियोनेट्स के अंदर उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ड्रग को एक्सक्रीट करें। अब जब ड्रग एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो ड्रग एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, एक्यूमुलेट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब होना शुरू होगी पूरी बॉडी की, तो फिर क्या क्या उससे नुकसान होगा, पुअर फीडिंग होगी, ATPs नहीं उनके बन रहे, डिप्रेस ब्रीदिंग। अब आप खुद ही देखें ना कि अब ATP नहीं सही से बन रहे, तो ना ही हार्ट पंप करेगा, ना ही ब्रीदिंग सही से होगी, तो डिप्रेस ब्रीदिंग, डिप्रेस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, साइनोसिस और ग्रे बेबी से हम कहते हैं अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। और अगर एडल्ट्स में भी टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा हाई डोजेस दें, लेकिन ये ज़्यादातर नियोनेट्स में देखी जाती है। ड्रग इंटरैक्शन जिसकी यही है कि वॉरफेरिन और फिनोटोइन, इन सब की ये टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि लिवर के अंदर इसका काम हो रहा होता है, लिवर के एंजाइम को अफेक्ट करता है, तो ये वाली जो ड्रग्स हैं वॉरफेरिन, फिनोटोइन, इनकी भी एक्सक्रीशन को ये कम कराता है। तो मेन क्लोरमफेनिकोल ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। आपने बस इतनी बातें याद रखनी है कि सबसे पहले इसका जो है 50S पे बाइंड करता है और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका स्पेक्ट्रम आ गया, उसके अंदर क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, स्पायरोकीट्स, एनारोब्स और लाइक सैल्मोनेला टाइफी वाली चीज़ें आ जाती हैं। फिर फार्माकोकिनेटिक्स का आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन, अब्जॉर्प्शन सब ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है वो एक इनएक्टिव ग्लूकोरोनाइड बनता है जिसको बाद में किडनी एक्सक्रीट करती है। अगर किसी को हेपेटिक सिरोसिस है या कोई बिल्कुल नियोनेट है तो उसके अंदर हम ये ड्रग या तो देंगे नहीं, और वरना इसकी डोज कम देंगे, क्योंकि ये ड्रग एक्यूमुलेट हो सकती है, ठीक है। फार्माकोकिनेटिक्स हो गया। फिर साइड इफेक्ट्स की बात की हमने कि साइड इफेक्ट्स में मेनली एडल्ट्स में ए प्लास्टिक एनीमिया कोज कर सकता है, अगर किसी को G6PD की डेफिशिएंसी है तो उसको हीमोलिटिक एनीमिया कोज करेगा, और बच्चों के अंदर जो नियोनेट्स होते हैं उसके अंदर ये एंजाइम ग्लूकोरोसाइल ट्रांसफरेज पहले ही डेफिशिएंट होता है, तो ये ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी, साइनोसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कोलैप्स, ये सब चीज़ें होंगी, और जो बच्चा है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ड्रग इंटरैक्शंस का भी पढ़ लिया, तो क्लोरमफेनिकोल यहाँ से कंप्लीट हो गया। बाकी ना मैंने एक एडजन की भी पिक्चर ले ली थी ताकि आपको एक दफ़ा मैं ओवरव्यू यहाँ से भी दे दूँ। तो यहाँ पे भी यही देखिए, आपने ये लिखा हुआ है कि इसका सिंपल और डिस्टिंक्टिव क्लास है, ये बाकी किसी ड्रग से नहीं मिलती, इसके जैसे कोई ड्रग नहीं है। एक इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, और बाकी ये हर जगह क्रॉस करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट ऑफ द ड्रग इज़ इनएक्टिवेटेड बाय हेपेटिक ग्लूकोरोनोसाइड ट्रांसफरेज। ये इनएक्टिवेट उसको कर देगा, ग्लूकोरोनाइड उसका मेटाबोलाइट बनाएगा, बाद में किडनी में एक्सक्रीट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम इसका देखिए, एनारोब्स हमने पढ़े थे, बैक्टीरियोइड्स आ जाएगा, क्लेमाइडिया होता है, रिकेट्सिया होता है, इसके अलावा निसीरिया मैंने आपको बताया, हीमोफिलस। तो जो 6 नाम मैंने आपको बताए वही बार बार आएंगे, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, बैक्टीरियोइड्स, एनारोब्स, हीमोफिलस, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी कर लें। रेजिस्टेंस क्लोरमफेनिकोल आपको बताया कि एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड बेसिकली एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, ये प्लाज्मिड मीडिएटेड एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और एसिटाइल ट्रांसफरेज वगैरह एंजाइम होते हैं। बेसिकली एंजाइम्स क्लोरमफेनिकोल को इनहिबिट कर रहे होते हैं, इनएक्टिवेट कर रहे होते हैं। क्लिनिकल यूजेस के अंदर वही सारे जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया उन्हीं के हमने लिख देने कि इनकी जो डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करता है। सैल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड कॉज करेगा तो उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियोइड्स जो इन्फेक्शन कॉज करेगा उसमें, तो जितने भी बैक्टीरिया के नाम करें उन सब के आपने लिख देना कि इनकी इन्फेक्शन ये यूज़ कर सकता है, कॉज कर सकता है। अब ये आगे फिर से हमारी टॉक्सिसिटी आ गई, आपने देख लेना। सबसे पहले तो इसने पिछले में जो हमने पढ़े, अभी मैंने आपको बताया लिपिन कोड से, उसी को यहाँ पे पहले रिपीट करेंगे और फिर आगे करेंगे। सबसे पहले बोन मैरो डिप्रेशन करेगा, ठीक है। बोन मैरो डिप्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ए प्लास्टिक अनीमिया इसने कॉज कर देना है। दूसरे नंबर पे ग्रे बेबी सिंड्रोम करेगा, जो कि नियोनेट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है क्योंकि अंदर ग्लूकोरोसाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है। फिर इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी कर सकता है, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स करते हैं,
और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, डायरेक्ट इरिटेशन करेगा, सुपर इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, इस तरह की चीज़ें कर सकता है। तो ये 3 साइड इफ़ेक्ट्स आपने याद रखने। लेकिन ड्रग इंटरेक्शन पहले भी आपको बताई, वारफेरिन, फिनोटॉइन, इन सब की जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाती है। मैंने इकट्ठा इसलिए लिखा, मैंने कहा आपका एक दफ़ा दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। अब ये फाइनली ये लास्ट आप देखिए सब कुछ समराइज़ हुआ हुआ है, बस यहाँ से पढ़ेंगे। क्लोरामफेनिकोल हमारी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है और मेनली ये किस लिए यूज़ हो रही है, सैल्मोनेला टाइफी, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, इन सब के इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, आपको आइडिया बस एक स्पेक्ट्रम का होना चाहिए, डेफिनेटिव तो नहीं आपको बताया जा सकता है ना। फिर फार्माकोकिनेटिक्स के अंदर क्या है, ऑरली इफेक्टिव विद गुड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, CSF में जाएगी। फिर ये देखिए, मेटाबोलाइज बाय हेपेटिक ग्लूकोनेडेशन, डोज रिडक्शन हमने करनी है, डोज को कम कर देना है लिवर डिस्फंक्शन के अंदर। ठीक है, और ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करते हैं, इसलिए फिनोटॉइन और उन सब की डोजेस को ये बढ़ा रहा होता है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बोन मैरो सप्रेशन करेगी, डोज डिपेंडेंट एप्लास्टिक एनीमिया और ग्रे बेबी सिंड्रोम इन नियोनेट्स। तो ये हमारे पास क्लोरामफेनिकोल कंप्लीट हो गई है यहाँ पे।